ओम अरहम। क्लास की शुरुआत त्रिपदी वंदना के साथ। सभी के हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सत्यम। ओम अरहम। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आदरणीय मोदी सर और एनसी जैन सर और उपस्थित सभी परीक्षा साधकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज का हमारा टॉपिक है अनुप्रेक्षा का वैज्ञानिक पक्ष, और इस टॉपिक पर प्रकाश डालने हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से वरिष्ठ परीक्षा प्रशिक्षक श्रीमान एनसी जैन सर। सादा जीवन उच्च विचार, आपकी सादगी और मधुर भाषा सभी को प्रेरित करती है। यदि आपकी भावना निर्मल है तो आपके लिए जिंदगी की हर राह आसान हो जाती है। राह में आने वाला पत्थर भी मील के पत्थर बन जाया करते हैं। इसी भावना के साथ एनसी जैन सर ने अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया और आज तक उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। आपने 1971 में इंजीनियरिंग पास की। 1969 में आप अपने मित्र की प्रेरणा से अणुव्रत युवक मंडल से जुड़े और यहीं से शुरू हुआ आपके आध्यात्मिकता के ऊर्ध्वारोहण का सफर। 1979 में मुंबई में महेंद्र मुनि जी के संसार पक्षीय पिताजी जेठा भाई जवेरी से आपने प्रेक्षा ध्यान का प्रशिक्षण प्राप्त किया और तभी से आपने अपने कार्यस्थल भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, पुलिस विभाग, महिलाओं के लिए आदि इस प्रकार अनेकों प्रेक्षा ध्यान शिविर आयोजित किए। 2003 में जब गुरुदेव मुंबई पधारे तब आपने जीवन विज्ञान के बीए और एमए करिकुलम के को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया और 2011 में प्रेक्षा ध्यान लेवल 1 और लेवल 2 के कोर्स को मुंबई में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की मुहिम चलाई, जो आज तक अनवरत चल रही है। आप पिछले कई वर्षों से प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हैं और निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम अरहम सर। सर, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। ओम अरहम। श्वेता बहन, ये दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। ये मैसेज ऊपर से जाने गई, इट इज कवरिंग। सर, इसको आप गॉट इट कर दीजिए। गॉट इट पे क्लिक करोगे तो चला जाएगा सर। किस पे? आप गॉट इट लिखा होगा वहां पे। नहीं, नीचे 2 बॉक्स बने होंगे, उसमें एक में गॉट अच्छा। इट लिखा है, राइट हैंड साइड वाले। गॉट इट पे ओके कर दीजिए। क्यों नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, आप पूरी तरह से दिखाई भी दे रहे हैं और आप पूरी तरह से सुनाई भी दे रहे हैं। नहीं, सुनाने को तो मैं बोला नहीं अभी कुछ एक्चुअली। अभी दोबारा ज्वाइन करता हूँ। सर, दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, वहां गॉट इट लिखा होगा। ओके ओके जी सर। ओम अरहम। तो आज की वार्ता 2 पार्ट में रहेगी। पहले पार्ट में थोड़ा सा संक्षेप में प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा के बारे में, और उसके बाद जो मेन पार्ट है कि अनुप्रेक्षा का साइंटिफिक बेसिस या अनुप्रेक्षा का वैज्ञानिक आधार। तो हम पहले पार्ट पर आए। ध्यान की 2 प्रकार हैं या कहिए 2 अवस्थाएं हैं, प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा। प्रेक्षा में
निर्विचारता का अभ्यास है, अंतिम जो लक्ष्य है निर्विचारता को प्राप्त करना। तो उसकी शुरुआत हम करते हैं कि हमारा ध्यान एक अंग के ऊपर या एक अवस्था के ऊपर रहे। जैसे श्वास परीक्षा में पूरा ध्यान श्वास के ऊपर रहे, शरीर परीक्षा में शरीर के अंग विशेष पर एक एक करके, इसी तरह चैतन्य केंद्र परीक्षा में एक एक चैतन्य केंद्र पर। इसमें कोई चिंतन नहीं होता, केवल एक चीज के ऊपर ध्यान, एकाग्रता रखना, और इसकी निष्पत्ति रहती है हमारी शक्ति का जागरण होता है। अब शक्ति के दोनों उपयोग हो सकते हैं। अच्छी दिशा में भी हम उपयोग कर सकते हैं, अच्छे काम के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, और ये इसका दूसरी दिशा में यानी गलत उपयोग भी हो सकता है। जैसे आपने पौराणिक कहानी पढ़ी होगी कि कोई बड़े बड़े तपस्वी हुए और उन्होंने किसी को श्राप दे दिया। श्राप देना पॉजिटिव यूज नहीं है, अच्छा यूज नहीं है। तो ये किस कारण की शक्ति तो है उतनी, लेकिन वो गलत दिशा में उसका उपयोग हो गया। शक्ति का जागरण हुआ, ये बात सही है, और लेकिन सही दिशा में जाने की जगह गलत दिशा में उपयोग कर लिया। इसका गलत दिशा में उपयोग नहीं हो शक्ति का, इसके लिए अनुप्रेक्षा करते हैं। अनुप्रेक्षा में चिंतन है, जैसे प्रेक्षा में चिंतन नहीं है, केवल एकाग्रता का अभ्यास एक क्रिया के ऊपर, जैसे श्वास के ऊपर या शरीर के किसी एक एक अंग के ऊपर या एक एक चैतन्य केंद्र ऊपर ध्यान करते हैं। अनुप्रेक्षा में चिंतन है, लेकिन ये चिंतन एक डायरेक्शन में बिखरा हुआ नहीं। एकाग्रता बहुत जरूरी है, इसलिए पहले हमें प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करना है, जिससे हमारी एकाग्रता बढ़ सके, चंचलता कम हो सके और अनुप्रेक्षा में हमारा चिंतन गहरे में जा सके। अनुप्रेक्षाओं की दो श्रेणी है। एक है हम जो सार्वभौमिक सत्य हैं उनके ऊपर चिंतन करते, डीपर मानसिक लेवल पे उसको हम समझ सकें, जैसे अनित्य की अनुप्रेक्षा, असरण की अनुप्रेक्षा, एकत्व की अनुप्रेक्षा। दूसरी श्रेणी है अपने स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए, जैसे सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा, अभय की अनुप्रेक्षा। और इस तरह हम एक्चुअली स्वयं अपनी आवश्यकता अनुसार कई अनुप्रेक्षाएं बना सकते हैं या कोई भी अनुप्रेक्षा बना सकते। जैसे लक्ष्य की अनुप्रेक्षा है, लक्ष्य प्राप्त करने की अनुप्रेक्षा है। तो ये है प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी आपको दोनों का प्रयोग करना है। जैसे आप देखेंगे कि जो प्रेक्षा ध्यान का 3 या 4 चरणों में प्रयोग है, तो अंतिम चरण क्या है? ज्योति केंद्र प्रेक्षा। एक्चुअली ये ज्योति केंद्र प्रेक्षा है, वो वास्तव में अनुप्रेक्षा का प्रयोग है। जो तीसरा चरण है वो प्रेक्षा का प्रयोग है, जैसे श्वास प्रेक्षा या शरीर प्रेक्षा। और ये अंतिम चरण है या चौथा चरण है, वो क्या है? ज्योति केंद्र प्रेक्षा। वो अनुप्रेक्षा का प्रयोग है। क्यों? क्योंकि जो ध्यान के प्रयोग से, प्रेक्षा के प्रयोग से शक्तियां जागृत हुई, वो गलत दिशा में नहीं जाएं, इसलिए हम ज्योति केंद्र प्रेक्षा करते हैं। हम उसमें भावना करते हैं कि क्रोध शांत हो रहा है,
आनंद और शांति का अनुभव हो रहा है, तो बार बार हम की शांति और आनंद की भावना करते हैं, जिससे हमारी शक्तियां गलत दिशा में नहीं जाए। क्या गलत दिशा हो सकती? कोई ये शक्तियों को जागृत होकर उसका क्रोध बढ़ सकता है, क्रोध की दिशा में जा सकता है, एग्रेसिव हो सकता है। ये सब निगेटिव व्यवहार हैं। तो इस दिशा में हमारी शक्ति नहीं जाए, जो शक्ति जागृत हुई परीक्षा का प्रयोग करने से, इसलिए हम आखिरी अंतिम चरण में ज्योति केंद्र परीक्षा करते हैं, भावना करते हैं उसमें। अब हम आएंगे अपने दूसरे पार्ट पर कि अनुप्रेक्षा का वैज्ञानिक आधार या साइंटिफिक पर्सपेक्टिव क्या है। कुछ सदियों पहले मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड ने, जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता माना जाता, उन्होंने मानसिक रोगियों के ऊपर प्रयोग किए। उनको ठीक करने के लिए तो उन्होंने जो तरीका अपनाया वो ये था कि पेशेंट को हिप्नोटाइज करें। हिप्नोटाइज मीन्स एक्चुअली इट इज ए स्टेट ऑफ डीप रिलैक्सेशन, बट दूसरा व्यक्ति करा रहा है। और उस समय फिर पेशेंट को वो सुझाव देते जिससे उसकी मानसिक बीमारी दूर होती। लोग ठीक हुए, ये प्रयोग प्रचलित हुए। उनके बाद के जो बड़े मनोवैज्ञानिक हुए यंग, उन्होंने भी ये प्रयोग किए और धीरे धीरे प्रचलित होते गए। और दूसरे मनोवैज्ञानिकों ने भी इनका प्रयोग किया, इससे मानसिक रोगियों को ठीक किया। फिर इसमें और आगे रिसर्च हुई कि हिप्नोटाइज में दूसरा व्यक्ति उसको रिलैक्स स्टेट में ले जा रहा है। फिर ऐसे प्रयोग शुरू हुए कि व्यक्ति स्वयं भी उस स्टेट में चला जाए, रिलैक्स स्टेट में, या दूसरा व्यक्ति उसको रिलैक्स कराया और वो व्यक्ति स्वयं सुझाव दे, ऑटो सजेशन, कि मेरी सहिष्णुता का अभ्यास बढ़ रहा है या दूसरे सुझाव। तो देखा कि उसमें भी मरीज ठीक हुए। और आगे प्रयोग चले, रिसर्च चली कि ये इसके पीछे विज्ञान क्या है। तो ये देखा कि जब हम सजेशन दे रहे हैं, चाहे वो दूसरे के द्वारा या स्वयं सजेशन दे रहे हैं, ऑटो सजेशन, तो डीप रिलैक्स स्टेट में ये सुझाव, ये सजेशन हमारे अवचेतन मन या सबकॉन्शियस लेवल तक पहुंचते हैं। और ये जो बीमारियां हैं मानसिक, वो ऊपर के लेवल पर ही नहीं है, एक्चुअली वो है डीपर लेवल पर। तो उसको ठीक करने के लिए हमें डीपर लेवल पे या सबकॉन्शियस लेवल पे जाना होगा। और जब हम ये पॉजिटिव सुझाव देंगे जिससे कि हमारा जो हीलिंग सिस्टम है या हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा, और हमारी जो बीमारी है, चाहे मानसिक हो या मानसिक मन की बीमारी से शरीर में बीमारी हुई है, वो दूर होने लगेगी। अब आजकल आप देखें तो अधिकांश बीमारियों की जड़ जो शरीर के आती हैं, उनकी जड़ भी मानसिक लेवल पे है। और इसीलिए इस बीमारियों के लिए एक शब्द दिया गया, मनोकायिक बीमारियां या साइकोसोमेटिक डिजीजेस। यानी बीमारी का रूट कॉज मेंटल लेवल पे है, लेकिन वो प्रकट हो रही है शारीरिक लेवल पे।
चाहे आप हार्ट की प्रॉब्लम लें या ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम लें या दूसरी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, अन्य, ये आती शारीरिक लेवल पे हैं, लेकिन इसके रूट कॉज में जाएं तो मानसिक लेवल पे हैं। स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम होगी और दूसरी भी कई परेशानियां। अब स्ट्रेस का तो कोई वायरस नहीं है जो शारीरिक लेवल पे हमको वो कर रहा है परेशान, बीमारी को पैदा कर रहा है। ये है हमारी स्वयं की मानसिक परेशानी, स्ट्रेस में चले जाते हैं। किसके कारण? क्योंकि हमारी मानसिक सोच ऐसी है। यदि हम स्ट्रेस में नहीं जाएं, हर चीज को पॉजिटिव वे में लें, तो ये बीमारियां नहीं रहेंगी, ब्लड प्रेशर की या हार्ट की, इवन डिप्रेशन की। तो इसलिए हमें अनुप्रेक्षा का प्रयोग आवश्यक है। अनुप्रेक्षा में क्या है? एक्चुअली अनुप्रेक्षा का प्रयोग हमारे माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज करने का प्रयोग है। अनुप्रेक्षा में वी आर यूजिंग पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। अब ये समझने के लिए कि सबकॉन्शियस माइंड को हम किस तरह से बीमारियों को ठीक करने के लिए, अपने आप को रोग मुक्त रहने के लिए, अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हम इसका अपने स्वभाव के परिवर्तन के लिए कैसे उपयोग कर सकें, इसके लिए ये समझना जरूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या विशेषता है। अब इसकी मुख्य तरह 3 विशेषताएं हैं। पहली है कि सबकॉन्शियस माइंड उस समय ज्यादा ग्रहणशील होता है, उसका रिसेप्शन उस समय ज्यादा होता, जो भी हम सजेशन दे रहे हैं उनको वो रिसीव करेगा, तो उसके लिए कॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव नहीं होना चाहिए। कॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव का मतलब है हमारी चंचलता बहुत है। उस समय हम जो सुझाव देंगे, जो संकल्प करेंगे, वो अवचेतन मन तक, सबकॉन्शियस लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा। 24 घंटे में 2 अवसर ऐसे आते हैं जहां हम नेचुरली रिलैक्स होते हैं या हमारी चंचलता कम होती है। एक समय है जब आप सुबह सो के उठते हैं, अच्छी नींद हुई है, तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स होगा और उस समय आप जो सुझाव देंगे, जो संकल्प करेंगे, वो सबकॉन्शियस लेवल तक पहुंचेगा। उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। आपको इसका एक उदाहरण दूं जो आप सभी के जीवन में, और अदर हम सभी के जीवन में कभी न कभी ये घटित हुआ होगा। जैसे आपने गाड़ी की चाबियां कहीं रख दी हैं और नहीं मिल पा रही हैं, आप ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन जब आप सुबह उठेंगे, ब्रश कर रहे हैं या टॉयलेट जा रहे हैं, सडनली आपको ध्यान में आएगा कि अरे वहां रखी हुई है, और आप देखेंगे वहां मिल जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है किसी को किसी व्यक्ति का नाम याद नहीं आ रहा। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, वो कहते हैं कि अरे उसका जीप पर मेरा नाम है लेकिन आ नहीं पा रहा। उसका चेहरा आपको समझ में आ रहा है, बट किसी कारण से वो नाम जो उसका
मेमोरी के डीपर लेवल पे चला गया है और ध्यान में नहीं आ रहा है, और उस स्थिति में सब सुबह जब आप एकदम रिलैक्स हैं, आप देखेंगे कि वो आपको सडनली याद आ जाएगा कि ये उसका नाम है। आप में से जो विज्ञान के विद्यार्थी होंगे उन्हें ये जानकारी होगी आर्किमिडीज का प्रिंसिपल या बॉयंसी का प्रिंसिपल। आर्किमिडीज नाम के एक वैज्ञानिक थे और उस समय उनके देश के राजा ने ये सोचा कि मेरा मुकुट प्योर गोल्ड का होना चाहिए, सोने का होना चाहिए। सुनार को बुलाया और उसको ये दिया कि भाई मेरे लिए सोने का मुकुट बना के लाओ। राजा का ऑर्डर था, सुनार सुन के चला गया कि बनाना है। अब बाद में उसके जाने के बाद राजा के मन में यह बात आई कि ये कैसे मालूम पड़ेगा कि उसने प्योर गोल्ड यूज किया है या उसमें तांबा मिक्स किया हुआ है। तो उन्होंने अपने राज्य के जो भी बड़े विद्वान थे उनको बुलाया, जिसमें आर्किमिडीज भी एक थे, और उनको ये प्रॉब्लम दी कि कैसे मालूम पड़ेगा कि उसमें प्योर गोल्ड है। और वो ये समस्या को लेके सोचते रहे आर्किमिडीज। और एक दिन जब सुबह वो स्नान कर रहे थे तो उन्हें सडनली उनके दिमाग में ये जो बॉयंसी का प्रिंसिपल है वो ध्यान में आया कि कैसे जो है हम इसके माध्यम से हम गोल्ड की प्योरिटी का चेक कर सकते। अभी उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप घर पर बच्चों को भी पूछ सकते, जो भी 6th-7th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है या बॉयंसी का प्रिंसिपल। तो सुबह के समय जब आप पूरी तरह रिलैक्स हैं तो उस समय जो आप सुझाव देंगे, संकल्प करेंगे, वो आपके सबकॉन्शियस लेवल तक पहुंचेगा, क्योंकि उस समय कॉन्शियस इतना एक्टिव नहीं होता। कुछ समय तक, आधा घंटा, 1 घंटे। दूसरा अवसर आता है शाम को जब आप बिस्तर पे लेट गए हैं और कुछ मिनटों में आपको नींद आ जाएगी, तो वो कुछ मिनट आपका चिंतन बंद हो जाता है। उस समय यदि आप कोई सुझाव देंगे तो वो सबकॉन्शियस लेवल तक पहुंचेगा। दुनिया के करीब करीब सभी धर्मों में ये बेड टाइम प्रेयर की प्रथा है कि उस समय पॉजिटिव सोचो। जब आप बिस्तर पर लेट गए हैं, दादी माँ बच्चों को कहानी सुनाती हैं कि उसके जो अच्छाइयां हैं वो संस्कार बच्चों में आ सकें, क्योंकि उस समय माइंड उनका रिलैक्स होता है और जो अच्छे सुझाव देंगी या अच्छी कहानी सुनाएंगी वो बच्चों के सबकॉन्शियस लेवल तक पहुंचेगी। अब ये 2 समय तो सुबह और शाम ये हुआ। तीसरा अवसर या आप स्वयं क्रिएट कर सकते हैं कायोत्सर्ग के प्रयोग के द्वारा। आप जब कायोत्सर्ग आपका अच्छी तरह हुआ, पहला पोर्शन जो है जो रिलैक्सेशन का है बहुत अच्छी तरह हुआ, तो आप उसी स्टेट में एकदम इतने रिलैक्स हो जाएंगे कि आपका दूसरा चिंतन उस समय एक्टिव नहीं रहता। उस समय जो आप सुझाव देंगे वो आपके अवचेतन मन तक पहुंचेगा। तो ये तीसरी, हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी अवसर पर ये सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक सबकॉन्शियस माइंड की, कि उसकी ग्रहणशीलता उस समय ज्यादा है जब आप रिलैक्स स्टेट में हैं, डीप रिलैक्स स्टेट में। दूसरी खासियत है कि जो चीज आप बार बार करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस लेवल तक पहुंच जाती है, यानी उसका प्रोग्राम उसमें सबकॉन्शियस लेवल पर सेट हो जाता है। और फिर थोड़ा सा भी आपके मन में जो भी ट्रिगर करेगा कि ये काम करना है, आप कम एफर्ट से
वो काम को कर सकेंगे। अब इसका इम्पोर्टेंट उदाहरण है हमारी आदतें। जब आप छोटे थे या तो उस समय में भी फर्स्ट स्टैंडर्ड में या केजी में ABCD लिखने के लिए टीचर ये एफर्ट कराती है कि ये बनाना है तो भाई ये स्लैंटिंग लाइन खींचो, दूसरी स्लैंटिंग लाइन खींचो, फिर बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। ऐसे ही हर एक लेटर के लिए घर पे जो है कभी कभी माँ या बड़ा भाई बहन हाथ पकड़ के जो है लिखवाता जो है कि ऐसे ये बनाना है, ऐसे भी बनाना है। आज यदि आपको एप्पल की स्पेलिंग लिखनी है, एप्पल लिखना है, तो क्या इतना आपको सोचना पड़ता कि ए कैसे बनाऊं, पी कैसे बनाऊं? तुरंत ये आया कि एप्पल लिखना है, जरा ट्रिगर हुआ तो थोड़े से एफर्ट से आप उसकी पूरी स्पेलिंग लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये ए पी ये लेटर आपने अब तक हजारों बार लिखे हैं, तो उसको कैसे लिखना है ये माइंड में ये उसका प्रोग्राम सेट हो गया है। आपके सबकॉन्शियस लेवल पर वो सेट हो गया है, जरा सा भी ट्रिगर आया है। और भी कोई उदाहरण लें, जैसे ब्रश करने का है, छोटे बच्चे को ब्रश करने के लिए माँ या बहन भाई उसको ब्रश पर पेस्ट लगा के अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ के चलाते थे कि ऐसे ब्रश करो। लेकिन आज आपको ब्रश करने के लिए इतना सोचना पड़ता क्या, इतना एफर्ट करना पड़ता क्या? नहीं, जरा ये आया कि मुझे ब्रश करना है, थोड़े से एफर्ट से आप तुरंत वो ब्रश करते जाएंगे, कोई ज्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। तो दूसरी खासियत सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बात पहुंचाने का है कि चीज को बार बार करें, तो वो हमारी आदत बन जाएगी। तीसरी खासियत है कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे शब्दों की भाषा में नहीं स्टोर करता। वो पिक्चर के रूप में जो भी हम संकल्प कर रहे हैं, जो भी हम अपना स्वभाव बदलने के लिए संकल्प कर रहे हैं या दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो उसे यदि हम बार बार दोहराएंगे रिलैक्स स्टेट में, तो वो संकल्प हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा, उसका प्रोग्राम सेट हो जाएगा और फिर सबकॉन्शियस अपना सारा शक्ति लगाएगा वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, स्वभाव परिवर्तन के लिए। अब इसकी एक चीज ध्यान में रखनी है कि पिक्चर उसी का बन सकता है। आप शब्दों में भी सुझाव देंगे तो अंदर जो है माइंड में उसको पिक्चर में कन्वर्ट करके सबकॉन्शियस में स्टोर किया जाएगा। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ध्यान में रखने की कि पिक्चर किसी एक्शन का ही बन सकता है, क्रिया का बन सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं बन सकता। जैसे आप कहें कि झूठ मत बोलो, तो जो मत शब्द है उसका पिक्चर नहीं बन सकता, झूठ बोलने का पिक्चर बनेगा जो क्रिया है। फेमस उदाहरण है कि माँ अपने बच्चों को ये बोलती है कि टीवी मत देखो। इस सबकॉन्शियस माइंड के रिसेप्शन के परिप्रेक्ष्य में इसको आप देखें तो कॉन्शियस लेवल पे बच्चों के ये जा रही है कि माँ कह रही है कि टीवी मत देखो, लेकिन जो सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो रहा है और उसमें केवल एक्शन ही रिकॉर्ड होगा, तो उसमें रिकॉर्ड होता है टीवी देखो। टीवी मत देखने का पिक्चर नहीं बन सकता, टीवी देखने का बन सकता है, या क्योंकि बेटे पढ़ाई करो उसका पिक्चर बन सकता है। जैसे झूठ मत बोलो का पिक्चर नहीं बन सकता, सच बोलो ये पिक्चर बन सकता है। अब सबकॉन्शियस माइंड की पावर ज्यादा है कॉन्शियस लेवल से, कॉन्शियस माइंड से, इसलिए बच्चों में वो चेंज नहीं आ पाता कि टीवी नहीं देखना है। हालांकि कॉन्शियस लेवल पे उनको ये सजेशन जा रही है, माँ का कमांड जा रहा है कि बेटा टीवी मत देखो।
लेकिन सबकॉन्शियस पे जा रहा है टीवी देखो, जो ज्यादा पावरफुल है। अब ऐसा माँ ये तो नहीं चाहती, माँ चाहती तो ये कि टीवी नहीं देखें, लेकिन ये नॉलेज नहीं होने के कारण कि सबकॉन्शियस की क्या खासियत है, वो अनजाने में उस तरह की सुझाव देते हैं, टीवी मत देखो। उसकी जगह उन्हें क्या बोलना चाहिए कि बेटे पढ़ लो या बेटे खेलने जाओ, जो पॉजिटिव एक्शन है। तो ये 3 सबकॉन्शियस माइंड की खासियत है। पहली थी कि जब हमारा कॉन्शियस ज्यादा एक्टिव नहीं है, हम अच्छी तरह से रिलैक्स हैं और डीप रिलैक्स स्टेट में हैं, तो उस समय जो हम सुझाव देंगे, जो संकल्प करेंगे, वो सबकॉन्शियस तक पहुंचेगा। दूसरी खासियत थी कि जो चीज हम बार बार करेंगे, जो संकल्प को बार बार दोहराएंगे, तो वो हमारी एक तरह से जो है हैबिट से बन जाएगी, सबकॉन्शियस पर पहुंच जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड वो संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देगा। तीसरा है कि सबकॉन्शियस माइंड में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो शब्दों के रूप में नहीं, पिक्चर के रूप में रहती है। जो आप सुझाव दे रहे हैं, वो अंदर जो है सबकॉन्शियस, ये जो आपने सजेशन दी, उसको पिक्चर में कन्वर्ट करेगा और स्टोर करेगा। इसलिए अच्छा है कि जब आप ध्यान का प्रयोग कर रहे हैं, अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप जो चाहते हैं अपने स्वभाव में परिवर्तन, उसको विजुलाइज करें, उस पिक्चर को स्वयं देखें, जिससे कि एक स्टेप कम हो जाएगी कन्वर्ट करने की। अब हम अपने अनुप्रेक्षा के प्रयोग को देखें इस परिप्रेक्ष्य में कि ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग है। तो आप देखेंगे कि पहले हम रिलैक्स करने के लिए सुझाव देते हैं, पूरे शरीर को शिथिल करें, जिससे पहले हमारी फिजिकल बॉडी में से स्ट्रेस कम हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगी। फिर रहता है श्वास का प्रयोग, धीमी और लंबी सांस का प्रयोग। उससे क्या होगा, हमारा ब्रेन रिलैक्स होगा। धीमी और लंबी सांस का प्रयोग ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए सबसे सरल और प्रभावकारी प्रयोग है, और आप दिन में जितने समय कर सकें श्वास परीक्षा के रूप में करें, वो एक चीज है। उसके अलावा भी दिन भर में आप इजीली, जब भी 2 मिनट मिलते हैं, 5 मिनट मिलते हैं फ्री, उस समय आप धीमी लंबी सांस का प्रयोग करें, और 1-1.5 घंटे करेंगे तो ये धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी कि जब भी आप फ्री हैं, चाहे मॉर्निंग वॉक में हैं या बस में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, जब भी या घर पे भी आप थोड़े 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए अपनी सीट से कहीं और जा रहे हैं, तो तुरंत आपका ध्यान धीमी और लंबी सांस में जाएगा, और इस तरह से 1-1.5 घंटे आप निश्चित रूप से प्रयोग कर पाएंगे। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी से एक बार किसी ने पूछा कि आप धीमी लंबी सांस के ऊपर इतना जोर देते हैं अपने प्रवचन में, वार्ता में, लेकिन आप खुद कितने समय करते हैं? तो जैसा मुझे याद है कि उन्होंने 3 घंटे या 3.5 घंटे ऐसा बोला था। तो उन व्यक्ति का अगला प्रश्न था कि आपको इतना समय कैसे मिलेगा? आप कभी साधवियों के बता रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, उसमें बिजी रहते हैं, कभी समणी जी के साथ में जो है समणी जी को उनको पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, फिर इतने लोग मिलने आते हैं आपको, राजनेता है, उनके साथ वार्ता चल रही है, फिर समाज की संस्थाओं के लोग आते हैं, समाज के दूसरे व्यक्ति आते हैं, फिर आपको कैसे समय मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि देखो, जब मैं उनसे बात कर रहा होता हूँ तब मेरा प्रयोग नहीं होता, ये बात सही है, उस समय मेरा ध्यान जो बता रहा हूँ उसके ऊपर रहता, लेकिन जब मैं बोल नहीं रहा हूँ उस समय मैं धीमी और लंबी सांस का प्रयोग करता हूँ।
चाहे फिर 2 मिनट हो, 5 मिनट हो और ज्यादा समय हो, तो आसानी से मेरा इतना प्रयोग हो जाता है। और आप भी देखेंगे तो ये संभव है। आप यदि मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं कहीं गार्डन में, इसमें जहाँ कोई ट्रैफिक वगैरह का नहीं है, आप थोड़ा धीरे चलें और पूरा धीमी और लंबी सांस का प्रयोग करें। 1 घंटे घूमते हैं तो 1 घंटे का वही हो गया। फिर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, जो आप ऑफिस में हैं, तो अपनी सीट से वाटर कूलर तक जाते हैं जहाँ आने जाने में 2 मिनट लगेंगे, तो उस समय भी आप धीमी और लंबी सांस का प्रयोग करें। तो ऐसे कई अवसर आपको मिलेंगे कि इजीली आप जो है दिन भर में 1-1.5 घंटे से भी ज्यादा का धीमी लंबी सांस का प्रयोग करते हैं, जिससे कि आपका ब्रेन रिलैक्स होगा। तो ये होता है इनिशियल स्टेज में अनुप्रेक्षा में, कि हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं। फिर हम सुझाव देते हैं, जैसे सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा में मानसिक, फिर मौन रह के सहिष्णुता का पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। जब बार बार हम ये सुझाव देंगे तो हमारे सबकॉन्शियस लेवल तक पहुंचेगा, जो सबकॉन्शियस माइंड की दूसरी विशेषता है। फिर जब हम अनुचिंतन करते हैं तो बोलने की अपेक्षा कि उसमें क्या जाता है कि किस कारण से मेरी सहिष्णुता या किन परिस्थितियों में मैं सहिष्णु नहीं रह पाता हूं, तो उसमें वो पिक्चर को देखें, कब मुझे क्रोध कब आता है, यानी ऋतुजनित जब जो है तकलीफ होती है, तब भी मेरी जो है शारीरिक सहिष्णुता भंग हो जाती है, ऋतुजनित, रोग जनित, फिर मानसिक सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, फिर जो आगे जाए तो हमारी भावनात्मक, जैसे विरोधी रुचि, विरोधी स्वभाव, विरोधी विचार, कि जब कोई व्यक्ति मिलता है या चर्चा होती है तो मेरी सहिष्णुता कम हो जाती है। तो इसके पिक्चर को देखें, किन किन परिस्थितियों में मेरी सहिष्णुता कम हुई। उसके बाद जो है, जो ज्यादा समय देना है, वो पॉजिटिव पिक्चर विजुलाइज करें। परिस्थितियां वैसी हैं लेकिन मैं सहिष्णु हूं। उसका जब आप पिक्चर देखेंगे तो सबकॉन्शियस लेवल तक जाएगा। वैसी परिस्थिति आने पर भी आपकी सहिष्णुता कम नहीं होगी, आप सहिष्णु रहेंगे। चाहे घर में फिर खाने में मिसेस ने नमक कम डाला है तो आप उस समय प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, क्या इतने साल से खाना बना रही हो, अभी तक बनाने नहीं आती कि कितना नमक डालना चाहिए, या इस तरह के कई उदाहरण जो है। फिर वो पिक्चर देखें कि आप परिस्थितियां वैसी हैं लेकिन आपकी सहिष्णुता बहुत बढ़ गई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम भावना करते हैं कि जितनी ये जो अनुचिंतन में, कि जिनके कारण जिन परिस्थितियों में मेरी सहिष्णुता कम हो जाती है, यदि मैं सहिष्णु रहूंगा तो मेरी शक्तियां बढ़ेंगी। तो ये बार बार विजुलाइज करें। थोड़ी देर के लिए वो नेगेटिव पिक्चर देखें, बट बाद में पॉजिटिव पिक्चर को देखने में ही ज्यादा समय लगाएं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सेट हो जाएगा और हमारा स्वभाव, हमारी व्यवहार वैसा ही होने लगेगा। क्योंकि ये प्रयोग, वैज्ञानिक आधार का अर्थ क्या है कि ये सारी चीजें इंपीरियल रिसर्च और प्रयोग के माध्यम से सिद्ध की हुई है। शुरुआत हुई मनोविज्ञान के जन्मदाता सिगमंड फ्राइड से, उन्होंने प्रयोग करने शुरू किए, आगे यंग तक गए, दूसरे मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, उससे फिर और ज्यादा बढ़े कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या हो सकता है, कि अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड तक हम अपने सुझावों को, अपने लक्ष्य को वहां तक पहुंचा सकें, तो हमारा सारा व्यवहार शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक उस दिशा में जाएगा। अभी एक मैं जस्ट आपको उदाहरण देता हूँ। यहाँ ऐसे तो लोगों ने, आप सभी परीक्षा प्रशिक्षक हैं, समय जो है इसका अनुभव किया होगा। एक बंबई में बहन है जो एमए के क्लासेस लेती थी, परीक्षा ध्यान के भी साधक है।
जयश्री मेहता। तो एक बार उन्होंने क्लास में शेयर किया, जब इसके ऊपर चर्चा हो रही थी, कि मेरी पड़ोसिन थी, वो कहती थी, देख मेरा ये बेटा पढ़ता नहीं है, तू इतने योगा वगैरह के प्रयोग कराती है, इसका पढ़ने में मन कैसे लग सके और अच्छा परसेंटेज कैसे आ सके, इसको कुछ बता। अब जैसा मुझे याद है, उन्हें बताया कि मैंने कहा तुम अपने घर में सीढ़ी में, जहां भी दीवार पे, सब जगह वो लिख दो जो इसका परसेंटेज लाना है, जितना परसेंटेज लाना है। और सब जगह, क्योंकि जिधर भी उसका निगाह जाएगी वो उसको देखेगा, और बार बार ये देखने से ये लक्ष्य जो है उसके सबकॉन्शियस लेवल पर पहुंच जाएगा, और सबकॉन्शियस वो उसको उसकी प्रेरणा में प्रभावित करेगा कि पढ़ने में समय ज्यादा देना है, एकाग्रता रखनी है, क्लास अटेंड करने हैं रेगुलर, घर पे भी जो आके पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा। ये अपने आप होने लगता है, क्योंकि सबकॉन्शियस इज मोर पावरफुल देन कॉन्शियस। मैंने जो है आपसे 2 मिनट और शेयर का, अपना समय होने को आ गया, तो 1-2 मिनट में ही जस्ट बताऊंगा कि मैं बॉम्बे में गुरुकुल हाई स्कूल है, वो एक आर्य समाज ट्रस्ट चलाती है, तो हमने ये जीवन विज्ञान के प्रयोग बच्चों के ऊपर करते थे, उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो उन्होंने कैसेट बनवा थी समणी जी की आवाज में, और क्लास में ही 20 मिनट प्रयोग चलता था समणी अक्षय प्रज्ञा जी की आवाज में। तो उसमें रिलैक्सेशन 20 मिनट का ही प्रयोग था, लेकिन 5-5 मिनट के इस तरह के प्रयोग थे। एक बार हमने अंत में सोचा कि ये क्वालिटेटिव तो उनका फीडबैक था स्कूल वालों का कि उनका रिजल्ट बहुत इंप्रूव हुआ है, हमने सोचा एक क्वांटिटेटिव छोटा प्रयोग किया जाए। तो 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये बताया गया, ये सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज करने का, कि आप लक्ष्य बनाओ, अपनी सब किताबों पे कितना परसेंटेज लाना है उसके फ्रंट पेज पे बड़े अक्षरों में लिखो, जहां सोते हो वहां बेड के पास जो है एक कागज पे वो चिपका दो कितना परसेंटेज लाना है, जिससे जब सोने को जाओ तो तुम्हें उसका ध्यान रहे कि मुझे इतना परसेंटेज लाना है, सुबह उठोगे तो भी उस पर ध्यान आए। तो उनको ये जो लक्ष्य का प्राप्त करने के प्रयोग का एक प्रयोग किया है। और फिर हमने कंपेयर किया कि 11th में क्या परसेंटेज आया था उनका और 12th में कितना परसेंटेज आया, उसको कंपेयर किया। ये बच्चे जो है 40 से 60% वाले ही बच्चे थे, क्योंकि ये ट्रस्ट का स्कूल था, जो भी कहीं भी एडमिशन नहीं मिले तो वहां मिलता था, और ज्यादातर बच्चे झोपड़पट्टी से आते थे। तो उसमें सभी बच्चों का 1% से लेके 29% तक लोगों के परसेंटेज में चेंज आया। अब किसी का 1 हुआ, किसी का 29 हुआ, ये डिपेंड करता है कितना सीरियसली उन्होंने किया, और फेल कोई नहीं हुआ, या परसेंटेज कम किसी का नहीं हुआ। तो ये है अनुप्रेक्षा के प्रयोग का साइंटिफिक बेसिस। तो पहले आपने जाना प्रेक्षा अनुप्रेक्षा क्या है, दोनों का प्रयोग करना जरूरी है। और हम प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग में ज्योति केंद्र प्रेक्षा का लास्ट में जो प्रयोग करते हैं वो वास्तव में अनुप्रेक्षा का प्रयोग है। फिर हमने कि इसके वैज्ञानिक लेवल पर, साइंटिफिक लेवल पर कैसे इसका शुरुआत हुई और आज उसका साइंटिफिक बेसिस क्या है। तो मैं यहीं पर अपनी विराम देता हूं अपने लेक्चर को। अभी शंका समाधान का या प्रश्नोत्तर का समय रहेगा। ओम अरहम। ओम अरहम सर, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही सुंदर ढंग से अनुप्रेक्षा के वैज्ञानिक पक्ष के बारे में तो बताया ही बताया, और साथ में आपने शेयर किया कि हम कैसे हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू मैं सो भी मच। आपका आभारी हूँ जो इसके लिए आपने समय दिया। बीच में मुझे एक बार पोस्टपोन करना पड़ा कुछ परिस्थितियों के कारण। ओम अरहम। ओम अरहम सर। अब मोदी सर, आप पहले क्वेश्चंस लेंगे या फिर मैं जिज्ञासाओं के लिए सर? हाँ, पहले यदि कोई जिज्ञासा हैंड रेज है तो ले लीजिए, नहीं तो मैं
मैं वो एक प्रश्न किया था उसका उत्तर देना बस खाली, और जिज्ञासा नहीं है मेरे पास। जी सर, ओके सर। तो सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन है कि यदि आपके इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी जिज्ञासा है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। जब तक जिज्ञासाएं आती है तो मैं जो प्रश्न दिया हुआ था अपने लेवल 2 के स्टूडेंट्स के लिए, जी सर। वो प्रश्न था कि कायोत्सर्ग से के प्रयोग से कौन सी 3 अनुप्रेक्षाएं सहज रूप से सध जाती हैं, और उसको क्रमबद्ध लिखना था और उसमें लॉजिक देना था कि क्यों इस क्रम से ये तीनों, वैसे तो साथ साथ तीनों चलती हैं लेकिन एक क्रम है फिर भी। हम सब जानते हैं कि कायोत्सर्ग का प्रयोग हम भेद विज्ञान के लिए करते हैं। कायोत्सर्ग का सबसे प्राथमिक लक्ष्य भेद विज्ञान है, आत्मा और शरीर की भिन्नता का अनुभव लक्ष्य भी है, और ये इसका सबसे बड़ा परिणाम यही है। इसके साथ दूसरे परिणाम बहुत सारे हैं, सहनशीलता, अभय, बहुत सारे जो दूसरे लाभ हैं, लेकिन मेन लक्ष्य भी यही है और मुख्य परिणाम। तो जो अनुप्रेक्षाएं हैं, जो मुख्य अनुप्रेक्षाएं हैं, उसमें एक नाम आता है अन्यत्व अनुप्रेक्षा। ये भेद विज्ञान की अनुप्रेक्षा है, इसका नाम है अन्यत्व अनुप्रेक्षा। तो कायोत्सर्ग का दीर्घकालिक प्रयोग करने से हमारी सबसे जो पहली अनुप्रेक्षा सत्य है वो है अन्यत्व अनुप्रेक्षा। हम भेद विज्ञान का ऐसा सजेशन दें या नहीं दें कि भी आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, लेकिन प्रयोग करते करते जब हम ज्ञाता दृष्टा स्वरूप के अनुभव का जब अंतिम समय का प्रयोग करते हैं, वो एक तरीके से बिना कहे ही भेद विज्ञान का प्रयोग है कि हम ज्ञाता दृष्टा होकर अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करते हैं, और मतलब आत्मा और शरीर की भिन्नता का उसमें जो गहन अनुभव होता है वो उस समय होता है। तो सबसे पहले अनुप्रेक्षा सत्य है अन्यत्व अनुप्रेक्षा। जब साधक की अन्यत्व अनुप्रेक्षा सध जाती है तो उसके बाद उसको पता चलता है कि भाई आत्मा अलग है और शरीर अलग है, दोनों अलग अलग है, और मैं मूल रूप से चेतन तत्व हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इसको जानने के बाद उसको ये अनुभव होता है कि ये जो बाहर जितना भी है, शरीर और शरीर से जुड़ा हुआ जितना भी संसार है, वो सब अनित्य है। मैं चेतन तत्व, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतन तत्व हूं, ये अन्यत्व अनुप्रेक्षा होगी। इसके बाद दोनों का भेद जानने के बाद ये अनुभूति फिर गहराई से उतरती है कि शरीर और शरीर से जुड़ा हुआ जितना भी संसार है वो सब अनित्य है। तो दूसरी अनुप्रेक्षा सत्य अनित्य अनुप्रेक्षा, और अनित्य अनुप्रेक्षा के जानने के बाद में फिर तीसरी जो अनुप्रेक्षा और एकदम बिना करे ही सज जाती है, वो एकत्व अनुप्रेक्षा है कि बाकी सब तो अनित्य है, शाश्वत नहीं है, मरण धर्मा है, नष्ट होने वाले हैं, लेकिन मैं कौन हूं? मैं ही शाश्वत तत्व हूं, और मैं कौन सा हूं? मैं अकेला हूं। एकत्व अनुप्रेक्षा। बाकी जो अनुप्रेक्षा है, जैसे हम मान ले अभय की अनुप्रेक्षा है, सहिष्णुता की है, ये सत्य है, लेकिन ये मुख्य इन तीन का सबसे पहला नाम आएगा। और जो आंसर आए थे तो थोड़े थोड़े आंसर इधर उधर थे। कमला जी जैन दिल्ली वाले थे, उनका आंसर ऑलमोस्ट सही था, थोड़ा सा शायद लिखने में या जो भी है अन्यत्र नाम नहीं लिख पाए थे, तो उनका आंसर काफी करीब था, उनका सही आंसर के करीब। तो फिर मुझे लगता है कि शायद ऐसे प्रश्न होते रहने चाहिए ताकि हमारे सारे स्टूडेंट केवल विषय को रटे नहीं, उनको आत्मसात होना चाहिए, विषय एकदम गहराई से समझ में आना चाहिए। तो ऐसे विषय मुझे लगता है वीकली एक क्वेश्चन अवश्य होना चाहिए, चलता रहे, और उस पर लोग चिंतन मंथन करें और अपना प्रस्तुति। तो मुझे लगता है अब आज के विषय के बारे में ले लेने चाहिए। सर चैट बॉक्स में एक प्रश्न है सोनल जी परिक का कि अनुप्रेक्षा कब करें, आसन प्राणायाम के बाद करें या पहले करें, इफेक्टिव टाइम कौन सा है और क्या रात को भी कर सकते हैं,
और एक और प्रश्न है सर इसके साथ साथ कि अनुप्रेक्षा डेली करना चाहिए, पर यदि 7 डेज में एक बार ही करें तो कुछ बेनिफिट होता है क्या? ये दोनों प्रश्न सोनल जी परीख के हैं सर। मुझे बताना है, मोदी सर बता रहे मैं बताऊं? जी सर। अच्छा, तो पहला प्रश्न था आपका कि आसन के पहले करें बाद में करें। एक्चुअली क्रम तो ये रहना चाहिए अपने पूरे का ही, जो जैसे ध्यान के लिए भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले शर्त होती है कि यू शुड बी रिलैक्स। कायोसर का प्रयोग करते हैं आप, पहले ध्यान का चरण लें तो कायोसर का प्रयोग कर लें। अनुप्रेक्षा के प्रयोग में भी पहला प्रयोग जो है कायोसर, पहली स्टेप कायोसर की है कि आप रिलैक्स होंगे। जैसे कि मैंने बताया, रिलैक्स स्टेट में ही आपकी सजेशन या संकल्प वो अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड तक जा पाएंगे। तो आप क्या करते हैं, आसन करते हैं, उसके बाद रिलैक्सेशन करते हैं, तो उसके बाद ही ध्यान या अनुप्रेक्षा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो आप जो है फर्स्ट लेवल पे ही, मतलब इनिशियल में ही, जो जब से हम ध्यान के प्रयोग शुरू करते हैं तो पहला ये रहता है कि हम कायोत्सर्ग करें, उसके बाद ध्यान या अनुप्रेक्षा करें। तो और जो आप करते हैं इसका प्रयोग योगासन का, तो योगासन एक्चुअली रिलैक्सेशन से पहले होना है, कायोत्सर्ग से पहले करना है। जैसे इवन आप जो है पारंपरिक इसमें जाएं योगासन में, तो आखिरी में वो क्या करते हैं, शवासन। तो जो कायोत्सर्ग का प्रयोग है वो कॉन्शियस है, शवासन थोड़ा लगता है जो है कि ये आजकल वैसे शवासन भी जो कराते हैं वो प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन ही कराते हैं सुझाव के द्वारा। ऐसा नहीं कि आप सबकी स्थिति में लेट जाएं और सोचे रिलैक्स हो गए। देयर आल्सो एक पार्ट पे जाके ऑटो सजेशन देते रिलैक्स होने। तो अनुप्रेक्षा का प्रयोग कायोत्सर्ग के बाद होना चाहिए, और ये जो आपके आसन के प्रयोग हैं उसके बाद कायोत्सर्ग होता है। और दूसरा प्रश्न था आपका कि एक बार करनी चाहिए, बार बार करनी चाहिए। तो शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि सबकॉन्शियस माइंड की जो कैरेक्टरिस्टिक 3 मैंने आपको बताई, कि पहला तो रिलैक्स स्टेट में प्रयोग करना है, तभी आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचेगा। और दूसरा बताया था कि बार बार करेंगे तो ये प्रोग्राम आपके सबकॉन्शियस में सेट हो जाएगा, और हैबिट उसका एग्जाम्पल है। हैबिट क्या है, आप रोज ब्रश करते तभी जो बन पाया, या रोज आपने हजारों बार ए लिखा, तब आज एप्पल लिखते समय ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये कैसे बनाना है, स्लैंटिंग लाइन होनी है कि हॉरिजॉन्टल लाइन होनी है, कोई सोचता ही क्या। बिल्कुल आपका ध्यान जस्ट मन में आया कि एप्पल की स्पेलिंग लिखनी है, तुरंत आपका उस पर ध्यान जाएगा, क्योंकि वो प्रोग्राम आपके सबकॉन्शियस में रिकॉर्डेड है। तो जितनी बार करेंगे उतना उपयोगी है। मेरे ख्याल से दोनों प्रश्नों का अभी क्लियर हुआ। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर एक हैंड रेस है, सविता जी जैन दिल्ली से, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज और अपना प्रश्न पूछें। जैन सर, मैं आपके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने ही कभी मुझे एमए करने के लिए इंस्पायर किया था, और आपकी वजह से ही एमए कर पाई थी। नहीं नहीं, मेरी वजह से नहीं। हाँ, मैंने केवल जैसा आपने बताया कि मैंने जो है प्रेरणा दी होगी या उकसाया होगा, बाकी बिल्कुल, एमए करना तो आपका आपने एफर्ट ही है। उकसाया था। और आपका मेरी एक एफर्ट है क्वेरी भी है जी। अनुप्रेक्षा के रिलेटेड ही। जैसे अभय की अनुप्रेक्षा, इन सब में नेगेटिव वर्ड्स क्यों यूज किए जाते हैं अनुचिंतन के वक्त? एक्चुअली जैसा मैं समझता हूँ कि नेगेटिव का उपयोग नहीं करना चाहिए। किन परिस्थितियों में गुरुदेव ने उसका उपयोग किया मुझे जानकारी नहीं, बट जो बेसिस में लेके चल रहा है साइंटिफिक बेसिस, और कि जो सजेशन आपको देना है वो पॉजिटिव वे में, क्योंकि नेगेटिव क्रिया का पिक्चर नहीं बन सकता। अच्छा और जी। इसका मैं आपको एक उदाहरण दूं, जस्ट 2 मिनट लगेंगे। आज से कई साल पहले जब अब्दुल कलाम जो अपने प्रेसिडेंट थे, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था। उसका में टाइटल इस तरह से नहीं था, लेकिन उसमें उन्होंने बताया था कि
वो गांव में पैदा हुए और गांव में खेलने करने के लिए शहर जैसी व्यवस्था नहीं रहती कि टॉयज हैं ये हैं, तो वो बचपन में पेड़ों पे चढ़ने की आदत रहती थी बच्चों को, पेड़ पे चढ़ेंगे उतरेंगे या दूसरे वैसे खेल खेलेंगे जिसमें। तो उन्होंने लिखा था मुझे पेड़ पे चढ़ने की बहुत आदत थी और ऊंचा तक चढ़ जाता था पेड़ पे। दूसरे बच्चे भी उठते हैं, उनकी चचेरी बहन थी वो भी पेड़ पे चढ़ती थी लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि तेज हवा चलने लगी और उनके पिताजी घर के अंदर थे। जब बहुत तेज हवा चल रही थी तो उन्होंने सोचा कि ये पेड़ पे चढ़ा हुआ होगा, मैं बाहर जाके देखूं तो सही कि पेड़ पर तो नहीं है। और उन्होंने देखा कि ये ऊंचाई तक चढ़े हुए थे। उनकी चाची भी बाहर आई, उन्होंने देखा उनकी बेटी भी पेड़ पर है, चढ़ी हुई है, लेकिन बहुत ऊंची नहीं, लेकिन पेड़ पे चढ़ी हुई है। तो उनके पिताजी ने उनको बोला कि कसकर पकड़ लो डाली को, है? और चाची ने बोला कि गिर मत जाना। और इंसिडेंटली ये हुआ कि उन्होंने कस के पकड़ ले अब्दुल कलाम जी ने, वो सुरक्षित रहे। और जो उनकी चचेरी बहन थी वो गिर गई, लेकिन बहुत ऊंचाई पर नहीं थी, तो कोई सीरियस चोट नहीं आई। तो ये जब भी हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं ना, घबराहट या वो, उस समय एक्चुअली हमारी सोचने की शक्ति कॉन्शियस माइंड की उतनी नहीं रह पाती। जो अंदर रिकॉर्डेड है सबकॉन्शियस लेवल पे वही सामने आती। तो सबकॉन्शियस लेवल, उन्होंने जो सजेशन दिया उनके पिताजी ने, कस के पकड़ लो, वो पॉजिटिव सजेशन थी, क्रिया थी, और उन्होंने उसको पकड़ लिया पेड़ को। चाची ने जो गिर मत जाना, तो एक्चुअली सबकॉन्शियस लेवल पे जो उनकी बहन को सजेशन दी उसकी, उनकी माँ की, कि गिर जाना, और वो गिर गई। राइट। तो इसलिए सजेशन आपका कहना सही है कि वो क्रियात्मक रूप में जिसका हो वैसे में ही देना चाहिए। मुझे जानकारी नहीं उस समय का कि गुरुदेव ने किस परिस्थिति में वैसा लिखा। ठीक है। और कोई प्रश्न? बस ठीक है, क्योंकि यही दिमाग में कई बार आता है जब अनुप्रेक्षा करते हैं तो काफी नेगेटिव सेंटेंसेस यूज होते हैं अनुचिंतन के टाइम पे, तो उन्हें चाहे तो हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरा तो सुझाव यही है कि पॉजिटिव में कन्वर्ट करो और विजुलाइज करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। पिक्चर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। अब हेमा जी बोथरा अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। ओम अरहम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम सामायिक या करते हैं या माला फेरते हैं किसी भी तरह की, जो डेली रूटीन में हम कुछ फिक्स चीजें हैं करते हैं, और अगर उसको मन ही मन हम चैंटिंग कर रहे हैं और रोज ही वो चीज कर रहे हैं और मन मतलब अंदर ही वो चल रहा है हमारे, तो क्या वो भी एक तरह की अनुप्रेक्षा में आएगा क्या? यदि आपका जो है मन उसमें पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, मन से जुड़ने का मेरा मतलब है कि अनुप्रेक्षा में चिंतन ही है, लेकिन रिलैक्स स्टेट में है, तो यदि पूरी तरह से जुड़ा हुआ है तो वो अनुप्रेक्षा ही है, तक जाएगा। लेकिन बहुत समय, जैसे गुरुदेव ने कई बार उदाहरण दिए हैं, मैं कोई किसी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने लिखा, जैसे उन्होंने उदाहरण लिखा जो है कि वो दुकान में जो किसी ने बोला कि आग लग गई है या कुछ हो गया है, तो एक तरफ तो ये कि बहुत विचलित हो जाते हैं। एक दूसरे व्यक्ति होते जो है कि वो उसके ऊपर कुछ सोचते ही नहीं, अपना वो करते रहते कि ठीक है जो होगा हो जाएगा। तो ये उसके ऊपर से माला का दोष नहीं है, एक्चुअली आपकी कितनी मानसिक स्थिरता है, मानसिक एकाग्रता है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। थैंक यू सर। एक चीज और जो है, सविता बहन का जो है, 1 मिनट बहन जो है, सविता बहन का जो प्रश्न था उसमें संदर्भ में एक चीज बतानी थी, लेकिन मैं सॉरी भूल गया अभी जो है बीच में आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आएगा बाद में। थैंक यू सो मच सर। अब अभिलाषा जी डांगी अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। जय जिनेंद्र सर। अभी हमने अनुप्रेक्षा के बारे में जो भी सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड सुना, तो उसमें कितना समय लगता है ये चीज, जैसे
किसी में लिखा रहता है कि 21 दिन लगते हैं, किसी भी नए हैबिट को फॉर्म होने में 21 डेज मिनिमम टाइम लगता है। कभी कभी किसी प्रयोग में बताया जाता है कि 3 महीने का समय तो हमें देना चाहिए, तभी कोई प्रयोग फलवान होता है। और जैसे अभी आपने एग्जाम का एग्जाम्पल दिया कि बच्चों ने परसेंटेज लिखे थे सब जगह, तो वो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो उसमें कितने दिन पहले से बच्चों ने ऐसा करना शुरू किया होगा, अगर आपको ये पता हो तो? ये मेरा प्रश्न है। अभी बहन ऐसे जो है, जो 21 डेज जो आप बोल रही है लिखा रहता है, कई बार मैंने पढ़ा देखा है, बट आई डू नॉट नो कि देयर इज एनी डेटा फॉर दिस थिंग, एंड इट कैन नॉट बी बिकॉज जस्ट 21 डेज। इट डिपेंड्स कि आदमी कितनी एकाग्रता से कर रहा है, किस स्टेट में कर रहा है, उसके ऊपर। अब जैसे यदि उसमें मनी नहीं है, केवल जो है आप माला जैसे फेरते हैं कि माला तो में तो मन नहीं है, कोई सास जो है अपनी बहू को बोली अरे देखो भाई सब्जी नहीं चल जाए जो है, या कोई जो है पिताजी किसी को जो है इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अरे दुकान नहीं गई अभी तक जो है टाइम हो गया, तो वो ऐसे कई संतों ने, गुरुदेव ने भी कभी उदाहरण दिए हैं कि उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी एकाग्रता कितनी है। अनुप्रेक्षा में एकाग्रता का बहुत महत्व है, दोनों में ही है, प्रेक्षा में भी, लेकिन प्रेक्षा में अभ्यास करके एकाग्रता बढ़ेगी और अनुप्रेक्षा में एकाग्रता का आपको उपयोग करना है, तभी चिंतन एक डायरेक्शन में जाएगा, गहराई में जाएगा। तो इसलिए ये समय की सीमा करना, ऐसे बोलना जो है डायरेक्टली कोई नहीं हो सकता है, हर एक के उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितनी एकाग्रता पूर्वक कर रहे हैं, कितनी। अब रहा आपका ये कि कितने महीने पहले करें, इसका भी इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप कितनी एकाग्रता में, लेकिन डेफिनेटली 1-2 दिन पहले करने से मुझे नहीं लगता कोई असर पड़ेगा। और जो मैंने प्रयोग करा है, जो मैंने आपको दिया बच्चों के जो है परसेंटेज का, तो तक मुझे याद है कि हमने तो प्रयोग कुछ समय ही कराए, 20-20 में जाते थे, लेकिन बच्चों ने जो है कम से कम जो है 5-6 महीने रहा हुआ उनका। थैंक यू सो मच सर। दुर्गा जी जैन, अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। प्रणाम सर, मेरी वॉइस ऑडिबल है? हाँ ऑडिबल है सर। सूरत में एक दिन का शिविर लगा था जिसमें अक्षय प्रभा जी ने हम लोगों को अनुप्रेक्षा करवाई थी। उसमें हमें स्टेटमेंट मतलब ये बोला गया था कि आई एम हेल्दी, श्वास भरते हुए, और मेरी सारी डिजीजेस मेरे बॉडी से जा रही है एक्सेल करते हुए। तो सर इसका ये कनेक्शन है कि अच्छी चीजें मेरे अंदर आए तो हम श्वास के साथ अंदर ले रहे हैं, और नेगेटिविटी मेरी बॉडी से जाए वो हम एक्सेल के साथ बाहर छोड़ रहे हैं। जी, बराबर है। एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि अनुप्रेक्षाएं जो पुस्तक है उसमें कुछ दी हुई हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से अपनी आवश्यकता के अनुसार कितनी भी अनुप्रेक्षाएं बना सकते। ये भी जो है जैसे समरी जी ने कराया, तो वो भी एक प्रयोग है। एक्चुअली आप पहले एक प्रेक्षा ध्यान पत्रिका निकलती थी, अनफॉर्चुनेटली भी काफी समय से वो बंद है, तो उनमें जो है जब गुरुदेव महाप्रज्ञ जी थे तो उनके कई जो है समरी जी के ऊपर जो प्रयोग कराए हुए वो आपको वैसे नहीं मिलेंगी किताब में, लेकिन उन्होंने नए नए प्रयोग कराए और उनका उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। तो इसमें लिमिटेशन नहीं है कि यही इतनी ही अनुप्रेक्षा का प्रयोग करना है। एक चीज गुरुदेव ने प्रेक्षा ध्यान के बात में कही जो हमें सबको याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रेक्षा ध्यान में आग्रह के लिए स्थान नहीं है और विकास के लिए अवकाश है। तो जैसे सरिता बहन ने बोला कि मैं इसको ऐसे रूप में पॉजिटिव वे में कर सकते, डेफिनेटली कर सकते। गुरुदेव ने इस बात को हमेशा जो है बल दिया कि हमारी सारी दिशाएं ज्ञान की खुली रहनी चाहिए, आग्रह के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। कल आपको कुछ और चीज में मालूम पड़ती है तो यू फॉलो दैट थिंग जो है कि हमारी किताब में नहीं लिखा है इसलिए नहीं करना है, ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। गुरुदेव प्रयोग धर्मा थे और उनका भी ये था कि आप स्वयं प्रयोग करो और देखो। जी सर। सर नेगेटिव वर्ड वाली जो चीज थी, तो अगर वो हम एक्सेल करते हुए बोले तो वो हमारी बॉडी पे सही इफेक्ट होगा, जैसे आपने पिक्चर का भी बताया। हाँ नहीं समझे, नहीं रिपीट करेंगे आप क्वेश्चन?
जी सर, जैसे कि आपने वो बताया ना कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो नहीं वाला शब्द हट जाता है और मैं झूठ बोलूँगा पिक्चर क्रिएट हो जाती है। तो अगर मैं ये चीज़ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, एक्सेल करते हुए बोलूँ, तो क्या वो चीज़ सही रहेगी? तब वो चीज़ पाली जाएगी मतलब नहीं बहन, मैंने 2 चीज बताई थी। एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड पे जा रही है इंफॉर्मेशन, ये जा रही है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। सबकॉन्शियस जो कि पिक्चर को रिसीव करता है, इवन आप शब्दों में सुझाव दे रहे हैं तो वो पिक्चर में कन्वर्ट करता है और उस पर वो पिक्चर पहुंचता है। अब मैं झूठ नहीं बोलूंगी, इसका पिक्चर नहीं बन सकता है। तो कॉन्शियस लेवल पे जा रहा है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, लेकिन सबकॉन्शियस पे वो पिक्चर जा रहा है क्या कि मैं झूठ बोलूंगी, क्योंकि उसमें मत, डोंट, नॉट ये वर्ड ड्रॉप हो जाते हैं कि क्रिया केवल झूठ बोलने की हो सकती है या सच बोलने की हो सकती है, झूठ नहीं बोलने जैसी क्रिया नहीं हो सकती जो है। इसलिए जो है अभी आपका यदि कॉन्शियसली आप जो है बहुत स्ट्रांग है तो हो सकता है उसका भी वो रहे, लेकिन हमें दोनों का पावर का उपयोग करने के लिए बेटर है कि पॉजिटिव वे में सजेशन दो। इससे आपको कॉन्शियस माइंड की भी पावर यूज होगी और सबकॉन्शियस की भी पावर यूज होगी। थैंक यू सो और मच हम सर। सर थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर अब क्लास संपन्न करवाएं मोदी सर। ठीक है, जैसा आप मोदी सर से पूछ लीजिए, उनका कुछ बोलेंगे सर। हाँ, सबके प्रति आज जैन साहब आजकल बहुत व्यस्त रहते हैं। प्रेक्षा ध्यान का काम तो बहुत किया है। मुंबई में आज जितना भी प्रेक्षा ध्यान है वो एनसी जैन साहब का ही, उसका मुख्यतः श्रेय एनसी जैन साहब को है। लेकिन कई बार उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जॉब अब छोड़ के पूरा साधना में लगें और प्रेक्षा ध्यान के ट्रेनर्स के डेवलपमेंट में टाइम दें। ठीक है, अभी जैन साहब का मानस नहीं बना है, फिर भी इतना व्यस्त रहते हुए भी जब भी उनसे कोई भी प्रेक्षा ध्यान का काम होता है तो हर समय तैयार रहते हैं। इतना निष्ठावान, सेवाभावी, समर्पित, मतलब प्रेक्षा ध्यान के एक आदर्श साधक के रूप में जैन साहब हैं। तो आज उन्होंने क्लास ली, सभी को बहुत अच्छा लगा। तो मैं श्वेता जी आभार देते हैं, आज मैं दे देता हूँ आभार उनकी जगह, और श्वेता जी का भी आभार। और हम अपने जो भी हमारी क्लास होती है, अंत में हम गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। तो परीक्षा प्रणेता जिनका सब कुछ दिया हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता, परीक्षा अनुशास्ता आचार्य महाश्रमण जी के प्रति कृतज्ञता, और इस लोक में जितने भी आचार्य हैं, गुरु हैं, जो भी वीतरागता का मार्ग बता रहे हैं, कल्याण का मार्ग बता रहे हैं, उन सब के प्रति भी कृतज्ञता। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि सर, हम आप दोनों के बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच मोदी सर एंड थैंक यू सो मच एनसी जैन सर। हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच सर। सो पार्टिसिपेंट्स, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आसन, प्राणायाम और ध्यान का नियमित अभ्यास करते रहें। और जितना आप स्वाध्याय करेंगे उतने ही आपके मन में प्रश्न उठेंगे। तो हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए एनसी जैन सर, मोदी सर हमारे लिए हमेशा हमेशा अवेलेबल हैं, चाहे कितना भी उनका बिजी शेड्यूल हो। अगर हमारी कोई भी जिज्ञासा होती है तो वो अवश्य समय निकालकर हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीक हम मंडे को मिलेंगे 8 से 9। आपका बहुत बहुत आभार। ओम अरहम।